हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं और पढ़ाई जम कर रहे हैं। तो बस मैं भी एक सेशन लेकर आई हूँ जो आपकी मदद कर सकता है वोकैबुलरी को इन्हांस करने में। सबसे पहले एक चीज कह देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से कुछ सीखते हैं या आपने इस सेशन के खत्म होते होते कुछ सीखा, तो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं फिर आज की वोकैबुलरीज की। तो आज हम किसी थीम पर वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे। आज जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में आने के, पूछे जाने के, देखे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब से पहले भी इसी तरह के टफ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स देखे गए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम वर्ड लेकर चलते हैं हिस्ट्रियोनिक। क्या वर्ड लेकर चलते हैं? हिस्ट्रियोनिक। ठीक, हिस्ट्रियोनिक। अगर आप इसको याद करने की एक अप्रोच ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखा करिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जनरली क्या होता है, जिन वर्ड्स के लास्ट में आई सी लगता है, ध्यान से सुनिए जो मैं आप कह रही हूँ। जनरली क्या होता है, जिन वर्ड्स के लास्ट में आई सी लगता है वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ठीक, ऐसे सारे वर्ड्स जो होते हैं जिनके लास्ट में आई सी लगता है वो जनरली ज्यादातर एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। नंबर 1, जब भी कहीं पर भी देखने को मिले तो सबसे पहले तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचान लीजिएगा। नंबर 2, हिस्ट्री से बात करते हैं ना, तो देखा ना आपने हिस्ट्री में चीजें थोड़ी ड्रामेटिकली होती थी, सीधे सीधे से काम नहीं होता था, है ना, कि अगर थोड़ा सा भी कुछ काम करना है तो इस तरह से रानियां करती थी और फिर उनकी दासियां आती थी और फिर उनके लिए इतनी बड़ी ट्रे में एक ग्लास पानी लेकर आती थी। थोड़ा ड्रामेटिक चीजें होती हैं। याद करने के लिए एक स्टोरी बता रही हूँ, एक बैकग्राउंड बता रही हूँ। तो हिस्ट्रियोनिक मीन्स मेलो ड्रामेटिक, ओवरली ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा जिसमें ड्रामा हो, ड्रामे से परिपूर्ण चीज, मेलोड्रामेटिक, उसको कहते हैं हिस्ट्रियोनिक। ठीक है, मेलोड्रामेटिक मीन्स हिस्ट्रियोनिक। और ये इंग्लिश में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है एक एडजेक्टिव। समझ में आ गया? याद हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए कि आई सी जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से कहलाते हैं? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कैराउस। कैसा वर्ड है? कैराउस। कैराउस एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बिंज या फिर बिंज ड्रिंकिंग। एंजॉय करना, बहुत ज्यादा ड्रिंक करना लोग करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते रहना और लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह के काम को कि एंजॉय करना, बहुत ज्यादा उसमें ड्रिंक और अल्कोहलिक चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना, उस चीज को कहते हैं कैराउस। ठीक, क्या होता है? ये एक वर्ब होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्रजरी की। ड्रजरी नाउन होता है। तो जैसा वर्ड आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ड्रजरी, डी से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टफ सा है, वैसे इसका मीनिंग भी है टफ, हार्ड एंड बोरिंग वर्क। बहुत ज्यादा हार्ड, टफ एंड बोरिंग वर्क, उसको हम कहते हैं ड्रजरी। कठिन कार्य, बहुत ज्यादा कठिन और उबाऊ कार्य क्या कहलाता है? ड्रजरी कहलाता है। और कोई भी जो भी काम है आप उसे टच तो कर नहीं सकते, है ना, काम को टच तो कर नहीं सकते, तो वो क्या है? नाउन है। क्लियर है? कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए बहुत डिटेल में मत जाइए, नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? अब लोग कहेंगे लिखा है डिटेंटेड, क्योंकि ई आ गया फिर लास्ट में भी आ गया। नहीं, डिटोंट क्या बोलते हैं इसे? डिटोंट बोलते हैं। ये भी नाउन होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि दो ऐसे देश जो पहले कभी आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हों पास्ट में, लेकिन अब फिर बाद में उनके संबंधों में सुधार होना। ठीक, संबंधों में सुधार, पास्ट में दो विरोधी रहे देशों के संबंधों में सुधार, उसको कहते हैं डिटोंट यानी कि रिप्रोचमेंट। क्या कहते हैं? डिटोंट यानी कि रिप्रोचमेंट, संबंध सुधार। दो विरोधी रहे देशों में, पूर्व काल में दो विरोधी रहे देशों में संबंध सुधार कहलाता है डिटोंट या फिर रिप्रोचमेंट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, डोलड्रम्स। कई जगह सुना होगा, इडियम्स में भी देखा होगा। डोलड्रम्स मतलब ये नाउन है। स्टैग्नेशन की जो एक लाइफ में स्टेज आ जाती है, वो स्टेज जहाँ पे सब कुछ रुका रुका सा हो जाता है,
थमा थमा सा हो जाता है, अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, उसको कहते हैं डोलड्रम्स, यानी कि इन डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं डोलड्रम्स। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड इज कार्पिंग। ing लगा है, बावजूद इसके ये वर्ब नहीं है। ध्यान से सुनिए, ing लगा है, बावजूद इसके ये वर्ब नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज करता है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? एडजेक्टिव होता है, विशेषण मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। क्रिटिकल कहते हैं ना, क्रिटिकल, जिसे बहुत मुश्किल होता है खुश कर पाना, उसे हम कहते हैं कार्पिंग, यानी कि एडजेक्टिव। कई बार पैसेज की टोन भी जो होती है वो कार्पिंग होती है, यानी कि ऑथर जो अपनी बात कह रहा होता है उसमें आपको कई बार लगता है काफी क्रिटिकल है, मुश्किल ही है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, फिर भी ऑथर इस चीज पर मानने को तैयार नहीं है, मानने को राजी नहीं है। तो कई बार पैसेज की टोन में भी ये चीज पूछी जाती है कि क्या ये कार्पिंग टोन है, क्या ये क्रिटिकल टोन है, तो वहां पर भी इसका जिक्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिगेट की। गेट तो समझ में आ गया। कास्टिगेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, दंड देना, पनिशमेंट देना। हर चीज इसका मीनिंग होता है। पनिशमेंट देना भी होता है और दंड देना या फिर डांटना, निंदा करना बहुत ज्यादा। ठीक, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, उसको हम कहते हैं कास्टिगेट। अब जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हमने अब तक क्या किया। हमने पढ़ा हिस्ट्रियनिक यानी कि मेलोड्रामेटिक, ठीक, हमने पढ़ा कैरोस यानी कि बिंज या फिर बिंज ड्रिंकिंग। नेक्स्ट आता है ड्रजरी। ड्रजरी मतलब होता है हार्ड एंड बोरिंग वर्क, ठीक, ड्रजरी। नेक्स्ट आता है डिटॉन्ट, मतलब संबंध सुधार, तो विरोधी रहे देशों के बीच में संबंध सुधार, डिटॉन्ट या फिर रप्रोचमेंट। नेक्स्ट आता है डोलड्रम्स। डिप्रेशन बहुत ज्यादा ओल्ड टाइप वर्ड है, हर कोई यूज करता है। वोकैबुलरी को एनहांस करिए, अच्छे वर्ड बोलिए, अच्छे वर्ड सीखिए, अच्छे वर्ड लर्न करिए, यूज करिए लैंग्वेज में, तभी वो याद हो पाते हैं। ठीक है, सिर्फ लिखते रहने से नहीं होता है, बोलने भी पड़ते हैं, यूज भी करना पड़ता है। तो डोलड्रम्स मतलब डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है कार्पिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ing लगा है, बावजूद इसके वर्ब नहीं है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है क्रिटिकल या फिर डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे खुश कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आते हैं कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निंदा करना, दंड देना या फिर क्रिटिसाइज करना। अब आता है एक वर्ड जो आपने कई बार लोगों का इंटरव्यू भी होता होगा तब भी सुना होगा, या फिर आपको कोई ऐसा पैसेज दिखाई देता है जो काफी सोशल इकोनॉमिक पैसेज होता है, वहां पर भी आपको एक कथारसिस वर्ड दिखाई देगा। कथारसिस, ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या है? कथारसिस। ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है किसी अभिनय के द्वारा, किसी कला के द्वारा अपने भावों को, जो मन में भाव चल रहे हैं, उनको शांत कर लेना, उनको शमन कर लेना। भाव शांति या भाव का शमन करना, उसे कहते हैं कथारसिस, यानी कि पर्जिंग या फिर प्योरिफिकेशन। सिनोनिम्स इसके क्या है? पर्जिंग है या फिर प्योरिफिकेशन है। भावों को शांत कर लेना, भावों को शमन कर लेना किसी अभिनय या किसी कला के द्वारा, क्या कहलाता है? कथारसिस कहलाता है। नेक्स्ट आया वोल्टेफेस। कैसा फेस? वोल्टेफेस। वोल्टेफेस नाउन होता है, फेस तो है, कैसा फेस? लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा बताती हूँ चीजें। वोल्टेफेस मतलब इसका मतलब होता है अबाउट टर्न, पक्ष परिवर्तन, पूर्ण तरीके से परिवर्तन हो जाना, पक्ष का बदल जाना, किसी विचार या किसी नीति का पूरी तरीके से बदल जाना, किसी ओपिनियन या किसी पॉलिसी का पूरी तरीके से चेंज हो जाना, अबाउट टर्न भी जिसे कहते हैं, वो नाउन कहलाता है वोल्टेफेस। क्या कहलाता है? वोल्टेफेस कहलाता है। अगले पढ़ाइए, फ्लमक्स्ड लिखा है। क्या लिखा है? फ्लमक्स्ड। क्या होता है ये? एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जिसका मतलब बेसुध, हक्का बक्का। तो यानी कि बिविल्डर्ड जिसे कहते हैं कि काफी कंफ्यूज हो जाना, एकदम से चौंक जाना, हक्का बक्का रह जाना, बेसुध हो जाना, वो होता है बिविल्डर्ड या फिर परप्लेक्स्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है तीनों के तीनों, इसलिए ज्यादा करके बताए हैं ताकि आपको तीनों इंपॉर्टेंट और टिपिकल वर्ड्स याद हो जाएं। क्या क्या? फ्लमक्स्ड एडजेक्टिव होता है, बिविल्डर्ड भी एडजेक्टिव होता है, परप्लेक्स्ड भी एडजेक्टिव होता है। ठीक, तीनों के लास्ट में ईडी और ईडी आ रहा है, तीनों ही एडजेक्टिव है और तीनों का मतलब होता है
हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, बेसुध हो जाना या एकदम से चौंक जाना या कंफ्यूज हो जाना, उसको कहते हैं फ्लमक्स्ड। ठीक, नेक्स्ट आता है सबटरफ्यूज। क्या आता है? सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, जिसका मतलब होता है धोखा दे देना या ट्रिकरी कर देना या डिसेप्शन कर देना। ठीक, सबटरफ्यूज मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कर देना और सीक्रेटली कोई काम कर जाना। ठीक, तो वो जो सीक्रेट काम होता है, वो जो चोरी छुपा हुआ एक काम होता है, जिसे आप इवेजन भी कहते हैं, वही कहलाता है ट्रिकरी या फिर डिसेप्शन, जिसके लिए एक अच्छा वर्ड, एक अच्छा नाउन, एग्जाम में पूछे जाने वाला नाउन क्या है? सबटरफ्यूज है। क्यों? क्योंकि ट्रिकरी तो सबको दिख रहा है कि ट्रिक से बना हुआ है, ठीक है, धोखेबाजी, चल चपट, वो तो हो गया। डिसेप्शन डिसीव से बना हुआ है कि धोखा, है ना, वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए एग्जाम में इसका समझ में आया, जिन्हें आपसे पूछ लिया जाएगा पैसेज में बोल्ड करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं 11 वर्ड्स, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। तो अब हम, क्योंकि हम 7 तक तो रिकॉल कर चुके हैं, फिर दोबारा से 8 to 11 इसको फिर से पढ़ते हैं। देखिए, कैस्टिगेट क्रिटिसाइज करना, कैथारसिस भाव शांति करना, पर्जिंग करना, प्यूरिफिकेशन करना, वोल्ट फेस मतलब पक्ष परिवर्तन हो जाना, अबाउट टर्न हो जाना। नेक्स्ट आता है फ्लमक्स्ड, ईडी फ्लमक्स्ड यानी कि बिवल्डर्ड यानी कि परप्लेक्स्ड, ये एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है हक्का बक्का, बेसुध या चौंक जाना या कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट इज सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज मतलब ट्रिकरी, धोखा या डिसेप्शन, धोखा या कोई गुप्त चाल, ठीक, उसको हम कहते हैं सबटरफ्यूज। अब हम बात करते हैं वर्ड नंबर 12। किस वर्ड की बात करते हैं? वर्ड नंबर 12 की। तो वर्ड नंबर 12 में देखते हैं क्या लिखा है। वर्ड नंबर 12 में लिखा है अमिस। अमिस क्या होता है? अमिस होता है एक एडजेक्टिव। ठीक, अमिस क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है रॉन्ग या फिर ऑरी। रॉन्ग या फिर ऑरी, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अब नाउ डिपेंड्स, इट डिपेंड्स की सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव होगा, यानी कि विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तब तो ये होगा एडजेक्टिव, और अगर उसके अलावा वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा तभी बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ये क्या है? अमिस। अमिस मतलब गलत, रॉन्ग या ऑरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्क्यू। एस्क्यू मतलब नॉट इन अ स्ट्रेट पोजीशन, जो सीधी डायरेक्शन में नहीं होगा, किसी एंगल पर होता है। तो एट एन एंगल और टिल्टेड, जो टेढ़ा होता है या किसी एंगल पर होता है, एडजेक्टिव होता है एस्क्यू, उसे हम कहते हैं क्या भला? टिल्टेड या फिर एस्क्यू, यानी कि टेढ़ा, नॉट इन अ स्ट्रेट पोजीशन, जो सीधी पोजीशन में नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉल्ज की। देखिए, फूल सब बोलते हैं, स्टूपिड सब बोलते हैं, इडियट सब बोलते हैं। ठीक, सब बोलते हैं ना, ये इडियट सब बोलते हैं, स्टूपिड सब बोलते हैं, फूल सब बोलते हैं। अब जो नया वर्ड अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड करना है वो क्या है? डॉल्ट है, DOLT, डॉल्ट। डॉल्ट नाउन होता है, मतलब बेवकूफ, मूर्ख, निम्नकंपूक भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आता है अलोफ्ट। अलोफ्ट में मैं छोटा सा स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ अलोफ्ट का मीनिंग नहीं बताना है, कुछ और भी बताना है। ठीक है, अलोफ्ट मतलब हवा की तरफ, ओवरहेड, सर के ऊपर, ऊंचा, आकाश में। ठीक, तो वो जो ऊंचा है, जो आकाश में है, जो ऊपर है, वो अलोफ्ट एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है अप या फिर अपवर्ड्स। कितना कॉमन सा वर्ड है ना अप, और कितनी कॉमन सी प्रीपोजिशन है अप, है ना। उसी तरह से अपवर्ड्स भी कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन जब व्हेन यू से अलोफ्ट, दैट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन, एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, एक प्रभाव क्रिएट करता है सुनने वाले पर कि हाँ, आपकी वोकैबुलरी वाकई में बहुत अच्छी है। क्या? अलोफ्ट की बात हुई, यानी कि अपवर्ड्स की बात हुई और अप की बात हुई, हाँ, एडवर्ब होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अलोफ्ट के बारे में। जो दूसरी चीज मुझे आपको बतानी वो क्या? एक तो वर्ड होता है अलोफ्ट जो कि एडवर्ब है, एक वर्ड होता है लोफ्टी, LOFTY, लोफ्टी, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वेरी टॉल एंड इम्प्रेसिव। लोफ्टी, मैं आपको एक वर्ड बता रही हूं, अलोक से अगर आपको याद हो जाए तो काफी आसानी रहेगी। दैट मीन्स
टॉल एंड इम्प्रेसिव, ऊंची और भव्य इमारतें क्या कहलाती हैं? लोफ्टी बिल्डिंग्स कहलाती हैं, लोफ्टी हाउसेस कहलाते हैं, जो काफी ऊंचे और काफी भव्य होते हैं। ठीक है, किसी के विचार, किसी के लक्ष्य अगर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नोबल होते हैं, यानी कि किसी के थॉट्स एंड किसी के ओपिनियंस एंड किसी के एम्स या गोल्स अगर बहुत ज्यादा नोबल होते हैं, तो वो भी लोफ्टी एम्स या लोफ्टी थॉट्स कहलाते हैं ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अलोफ्ट के बारे में, इतना कुछ जाने। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पाइन की। वर्ड नंबर 16 पाइन। वैसे तो देवदार का पेड़ होता है, नाउन होता है, देवदार का वृक्ष सबको पता है, लेकिन अब एग्जाम में देवदार के वृक्ष की बात जनरली नहीं करते हैं ना, क्योंकि कोई स्टोरी बेस्ड जनरली पैसेजेस नहीं आते। पैसेजेस तो जनरली प्री की मैं बात करूं तो आते हैं, मेंस में तो जनरली टफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो फिर वहां पर पाइन का मतलब होता है टू बी वेरी अनहैप्पी बिकॉज समवन इज डायड और हैज गॉन अवे। ठीक, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाना किसी की मृत्यु की वजह से या किसी के चले जाने की वजह से। ठीक है, फिर से सुनिएगा, पाइन एक वर्ब होता है, मतलब काफी दुखी हो जाना किसी के चले जाने की वजह से या किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोलेंस। इंडोलेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लेथार्जी या फिर लेजीनेस, है ना, आलस्य, निष्क्रियता। उसके लिए लेजीनेस तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, कॉमन वोकैबुलरी, और एग्जाम में आपसे कॉमन वर्ड या कॉमन वोकैबुलरी की बातें नहीं की जाती। एग्जाम में आपसे जनरली टफ चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडोलेंस या लिथार्जी। लिथार्जी या फिर इंडोलेंस मतलब आलस्य या फिर निष्क्रियता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग की, है ना। एक तो घुट नस होती है, घुटने की नस, पीछे की तरफ घुटने में जो नस होती है वो घुट नस कहलाती है हैमस्ट्रिंग। चलो वो तो मेडिकल फील्ड की बात हुई। अब हम एक वर्ब की तरह से इसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी की पावर को, किसी की शक्तियों को उससे छीन कर उसे निर्बल कर देना, है ना। जैसे होता है ना कि किसी देश से उसकी पावर ले ली गई हो, या किसी घर के सीनियर इंसान से पावर ऑफ अटर्नी उससे ले ली हो, तो किसी की पावर छीन लेना पूरी तरह से। जैसे राइटर है तो उसका कलम उससे ले लेना, या न्यूज़पेपर में जो लोग लिखते हैं उनको लिखने ना देना या उन्हें बोलने की आजादी ना देना। तो किसी को दुर्बल कर देना, किसी को क्षीण कर देना क्या कहलाता है? हैमस्ट्रिंग कहलाता है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है? हैमस्ट्रंग होगी। ध्यान रखिएगा, हैम स्ट्रिंग्ड नहीं होगी, हैम स्ट्रिंग्ड नहीं होगी, हैमस्ट्रंग, हैमस्ट्रंग। इसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? हैमस्ट्रंग बनेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनेगेट। रेनेगेट नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। नाउन होता है तो इसका मतलब होता है ट्रेटर, है ना, यानी कि देशद्रोही, ट्रेटर। और अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है ट्रीचरस या फिर डिसलॉयल, है ना। अपने देश के प्रति, अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने लोगों, अपनी फैमिली के प्रति जो इंसान रिनेगेट होता है वो कैसा होता है? ट्रीचरस होता है, धोखेबाज होता है, द्रोही होता है ना। तो नाउन भी है, नाउन है तो इसका मतलब होता है ट्रेटर, और अगर एडजेक्टिव होता है तो फिर क्या बन जाता है? ट्रेटरस। ट्रेटरस कैसे पता चला? लास्ट में OUS लगता है तो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। हर वो वर्ड जिसके अंत में OUS लगता है, इस तरह के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ट्रेटरस अगर बोलेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर ट्रेटर बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो रेनेगेट जो है वो नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। अमिस एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, जिसका मतलब होता है गलत, रॉन्ग, ऑरी, AWRY, ऑरी। नेक्स्ट आता है एस्क्यू, मतलब जो सीधी पोजीशन में नहीं होता, टिल्टेड होता है, किसी एंगल पर होता है, टेढ़ा या किसी एंगल पर होना, क्या कहलाता है? एस्क्यू कहलाता है। फूल, स्टूपिड या इडियट को कहते हैं डोल्ट, DOLT, डोल्ट। नेक्स्ट आ गया अलोफ्ट। अलोफ्ट एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है अप या फिर अपवर्ड्स। ठीक है, अलोफ्ट से मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया, कौन सा करवाया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा वर्ड याद करवाया?
हाँ जी, लोफ्टी याद करवाया। लोफ्टी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऊंची, टॉल एंड इम्प्रेसिव, है ना। ऐसी इमारतों के केस में यूज किया जाता है, ऐसी बिल्डिंग्स के केस में यूज किया जाता है, क्या मतलब लोफ्टी। दूसरा, किसी के थॉट्स या किसी का एम बहुत नोबल होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उसको भी हम कहते हैं नोबल एम या फिर नोबल थॉट्स, है ना। तो उसको भी हम लोफ्टी एम्स या लोफ्टी थॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाइन की। तो नाउन होता है तो इसका मतलब होता है देवदार का वृक्ष, लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी की मृत्यु की वजह से या किसी के चले जाने की वजह से काफी दुखी हो जाना, उसको कहते हैं पाइन। तो इसमें आईएनजी लगेगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, आईएनजी लगेगा तो क्या बनेगा, पाइनिंग बनेगा, PINNING, पाइनिंग बनेगा, है ना। पाइनिंग हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेजीनेस, आलस्य या निष्क्रियता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडोलेंस कहते हैं। इंडोलेंस यानी कि नाउन, और इसको आप लेथार्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर, कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर किया करिए। क्यों? क्योंकि फिर वही मेरा सपोर्ट सिस्टम होता है ना। और मुझे वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है कि मुझे फिर नेक्स्ट भी आपके लिए वीडियोस लेकर आने हैं। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के बीच में जिसको इस वीडियो को देखने की काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडोलेंस के बाद हैमस्ट्रिंग। एक तो घुटने की नस, नाउन घुटने की नस हैमस्ट्रिंग कहलाती है मेडिसिन की फील्ड में। लेकिन अगर ये वर्ब है तो मतलब किसी को दुर्बल कर देना, क्षीण कर देना, कमजोर कर देना, हैंडीकैप कर देना, डिसेबल कर देना, उसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग। ठीक है, किसी से उसकी पावर लेकर उसको निर्बल कर देना। नेक्स्ट होता है रेंगेज। रेंगेज नाउन है, धोखेबाज, द्रोही, विद्रोही, द्रोही, ट्रेटर। और अगर एडजेक्टिव है तो उसका मतलब भी होता है ट्रीचरस या फिर ट्रेटरस या फिर डिसलॉयल, अपने देश के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति धोखेबाजी कर देना, द्रोह कर देना, क्या कहलाता है, कहलाता है रेनेगेज। नेक्स्ट बात करते हैं फेशियस की। FACETIOS, फेशियस। अब ये फेशियस जो है वो एक एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, वही बात, लास्ट में क्या लगा है, OUS, और जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो सबके सब क्या कहलाते हैं, भाई जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। गार्ड मान लीजिए इस बात को, हमेशा पूरी इंग्लिश में जब भी होगा यही होगा, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगा होता है वो सब ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो उसी तरह से फेशियस, फेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मस्खरा, ठिठोलिया, फ्रिवलस, FRIVOLOUS, फ्रिवलस, मस्खरा या फिर ठिठोलिया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चुलियस। अगर आपको ये समझ में आ गया कि OUS लगा है तो एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है इस क्लास में क्या लगा है, OUS, तो ये भी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्लियरली एडजेक्टिव बन गया पंक्चुलियस। तो पंक्चुलियस को भी हम क्या कहते हैं, मेटिकुलस कहते हैं, यानी कि नियमों पर एकदम रहने वाला, है ना, नियमों को एकदम फॉलो करने वाला, हर डिटेल को बहुत ध्यान से सुनने वाला, हर एक डिटेल पर ध्यान देने वाला, वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स एवरी सिंगल डिटेल। ऐसे इंसान को हम कहते हैं मेटिकुलस या फिर कंसेंशियस। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे और इन पर एक क्वेश्चन आपको 110% जरूर मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। तो इन तीनों वर्ड्स को याद कर लीजिएगा ध्यान से। पंक्चुलियस बोलिए तो भी यही मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा नियमों पर रहने वाला, बहुत ज्यादा एवरी सिंगल डिटेल को बहुत ध्यान से सुनने वाला, ध्यान देने वाला, गौर करने वाला। ठीक, मेटिकुलस बोलिए अत्यंत सभ्य, अत्यंत हर एक नियम का पालन करने वाला, या कंसेंशियस बोलिए, मेटिकुलस, कंसेंशियस या फिर पंक्चुलियस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अति नियमकारी, बहुत ज्यादा नियमों पर ध्यान देने वाला। लास्ट वर्ड आज के सेशन का क्या है, प्रोस्क्राइब। क्या है प्रोस्क्राइब? प्रोस्क्राइब मतलब बैन कर देना या फॉरबिड कर देना, अभिनिषिद्ध कर देना, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा किसी चीज को पूरी तरीके से अभिनिषिद्ध कर देना, बैन कर देना, फॉरबिड कर देना, प्रोहिबिट कर देना, क्या कहलाता है, प्रोस्क्राइब कहलाता है।
अब देखिए, प्रोस्क्राइब आपको आज के सेशन में बताने का रीजन ये था क्योंकि इस पर कई बार सिनोनिम पूछे जा चुके हैं, तो फिर चांस है कि फिर इसको दोबारा पूछ लिया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरी चीज ये कि बैन और फॉरबिड ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोस्क्राइब का मीनिंग अगर आपको पता चल जाए कि ये होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जहां पर आप कुछ लॉजिक नहीं लगा पाते। देखिए, कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स का लॉजिक, कुछ वर्ड्स में सफिक्स का लॉजिक, कुछ वर्ड्स में रूट वर्ड का लॉजिक, है ना, कुछ वर्ड्स की स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन जहां पर आप कोई लॉजिक ना लगा पाए तो फिर उनको थोड़ा सा आपको अपनी मेमोरी में रखना पड़ता है ना। तो इस तरह के वर्ड्स को बताने का आज के सेशन में यही रीजन है कि एग्जाम में जब आए तो आप एकदम से क्लूलेस ना हो। अगर ये सेशन फ्रूटफुल था और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू। Until then, can be.